आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ रोहिंग्याओं की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है कि ये लोग जो हैं यहाँ पर आकर बस गए और जब क्राइम रिकॉर्ड देखा जाता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम सामने आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अगर बसे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब वैध हैं, अवैध हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये कितना बड़ा चैलेंज है डेमोग्राफी के लिहाज से भी और एक शांत प्रदेश के लिहाज से भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी, कि ऐसे लोग जो नॉन वेरीफाइड है उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए? देखिए, ये जो डिबेट मैं सुन रहा हूँ उसमें रोहिंग्या की बात आई है। रोहिंग्या पूरी तरह से अवैध हैं और उनको की कोई भी वैधता मिली नहीं हुई है, और उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई है उसको किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक लैंड इंक्रोचमेंट या जमीनों पर कब्जे की बात है, ये सही है कि अगर कोई जमीन खरीदता है वहां और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अगर वो खरीदा है तो उसे वैध माना जाएगा। लेकिन प्रश्न जो आपके रिपोर्ट्स में आ रहे हैं वो प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कर धार्मिक चीजें बनाई जा रही है, और उसके कारण जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट या डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस हो रहा है, या माइग्रेशन किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का हो रहा है जस्ट केवल अवैध कब्जा करने के लिए, और खासकर नैनीताल, देहरादून, रुद्रपुर जैसे इलाकों में जहां पे गेटोइजेशन टाइप का हो रहा है और अपराध की स्थिति भी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया है। और पिछले 10 वर्षों में एक इस माइग्रेशन और इस जमीनी कब्जा के कारण लगभग 20,000 लोगों का वहां पे आगमन हुआ है। तो ये इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां बनना, सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाना, काम पर एक विशेष समुदाय द्वारा कब्जा किया जाना, जमीनें खरीदना, जंगलों में अतिक्रमण करना, इन सबों से तो एक कंसर्न जरूर पैदा होता है, और ये लोकल पॉपुलेशन जो भी उत्तराखंड की देवभूमि की है उसके द्वारा चिंतित होना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का निदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई बहुत इसके द्वारा जादुई की छड़ी नहीं है, ये बेसिकली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जरूरी है कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें, लोकल लेवल पे काफी निगरानी रखी जाए, तत्काल जांच की जाए, सत्यापन की बात की जा रही है। इस वर्तमान सरकार के द्वारा सत्यापन किस तरह हो रहा है और सचमुच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उससे न केवल बिल्कुल। डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस होगा बल्कि अपराध की स्थिति और बहुत सारी चीजों में आएगा। लेकिन हाँ, पूरी पूरे देश में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, जमीनें खरीद सकता है, बस सकता है। लेकिन अगर वो अवैध तरीके से इस तरह करता बिल्कुल। है तो वो उसको हमें कानूनी प्रक्रिया से देखना होगा। हम्म। स्वामी आनंद स्वरूप जी, ये बताइए कि अवैध कब्जे का ये जितना भी मामला चल रहा है और जितनी बड़ी जनसंख्या जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, जो पहाड़ की तरफ जा रही है, मज़ारें बन रही हैं, जंगलों में चुपचाप इस तरह की कॉलोनी या सरकारी ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, इसको ज़मीन जिहाद कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसको आप लोग साजिश के तौर पर क्यों देख रहे हैं? अगर कोई भारत में रहता है, कोई भारतीय नागरिक है, वो नहीं कहीं नहीं, आया, वेरीफाइड देखो है, नॉन वेरीफाइड है, सरकार जिहाद का काम है। देखो इस्लाम की स्थापना के लिए चलाए जा रहे अभियान को जिहाद कहते हैं। तो ये जो उत्तराखंड में अभी हो रहा है, बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा है। मैं डीजीपी साहब बैठे हैं, शायद ये जानते होंगे, बसीर हाट से बांग्लादेशी प्रवेश करता है और पूरा एक इस्लामिक कॉरिडोर बना है पूरा पिथौरागढ़ तक। ये बात मैं पूरी तरह से कह चुका हूं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 25% से 28% बढ़ गई है, और ये क्यों बढ़ गई, ये तो चिंता का विषय है ना। लोग सोचना चाहिए कि अचानक ये मुसलमान क्यों दिखने लगे, अचानक ये मजारें क्यों दिखने लगी, अचानक ये मस्जिद क्यों दिखने लगे, अचानक ये काटमार क्यों मचने लगी, अचानक ये चोरी क्यों बढ़ गई, ये चोरी करने वाले इनको बर्मा से क्यों भगाया गया। तो जब वहां से भगाया गया तो फिर से बांग्लादेश के रास्ते से भारत आ गए, और भारत में लाने वाले यही नेता लोग हैं जो अभी मौलाना बोल रहे थे। यही लोग उनको वैध बताते हैं कि मानवता के नाम पर इनको ले आइए, कुछ चंद पैसे लेकर के अधिकारी लोग उनको पार कराते हैं, और एक एक पते पर बंगाल के 150 लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और कार्ड बने हुए हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए, और उसकी शुरुआत, चूंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है, उसको टारगेट किया गया है। और यहां जितने आतंकवादी संगठन है सबके लगभग कार्यालय खुल चुके हैं।
बहुत सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की साजिश चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी उत्तराखंड सरकार ने इसको समझ लिया है। शायद हमारी बात उनके समझ में आ गई है, हमारे पत्र का असर पड़ा और अब वो पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। मुझसे कहा गया कि अभी 4 धाम में सब लोग फंसे हैं, हो सकता है 4 धाम खत्म हो तो वेरिफिकेशन और तेजी से चले, लेकिन इसमें आम जनता को भी, लोकल जनता को भी सम्मिलित होना चाहिए, आकर के उसका वेरिफिकेशन चेक करना चाहिए। जो पड़ोस में रहता है, आतंकवादी रहता है कि कौन रहता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको पूछना चाहिए। अगर हमको शक होता है तो पुलिस को, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है कि किसी को अचानक आप अपने आसपास बसा हुआ देखें या संदिग्ध गतिविधि देखें तो प्रशासन को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना जी, वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी जरूरत भी महसूस की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है जब कागज मांगे जाए तो फिर कुछ आंदोलन हो जाए, और क्या आप उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे, समझाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी राज्य देश हित की बात आती है तो तुष्टीकरण या राजनीति में मामला फंस जाता है। आप बहुत परेशान लग रही हैं इस बात से कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे कि आपको डिबेट, जो आपका एजेंडा है, वो फुलफिल हो पाए। मैं समझता उत्तराखंड में क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे किसी का क्या एजेंडा हो सकता है? सूर्यकांत जी, आप तो सीधे मीडिया पर हमला कर रहे हैं, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो कहा जा रहा है कि देवभूमि के अंदर अगर रोहिंग्या बस गए तो क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज 5 लोग मरे, उनके खिलाफ सरकार मूवमेंट चलाएगी तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? किसने हाथ पकड़े, किसने हाथ पकड़े हैं, किसने हाथ पकड़े हैं कि गलत आदमियों को पकड़ने से रोकिए? किसने आपके हाथ रोके हैं कि आप अवैध रूप से बसे हुए लोगों को रोकिए? किसने आपके हाथ रोके हैं कि आप अतिक्रमण के खिलाफ तो मतलब कल को अगर कागज मांगे गए, पत्थरबाजी हुई या कोई ऐसा एजिटेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ होगी ना, कि सरकार सख्त कार्रवाई करे ऐसे अवैध रोहिंग्या या इस तरह के अवैध लोग जो बसे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा उस बात के साथ होती है। जो आपने बिल्कुल टारगेटेड करके जो आप काम करना चाह रही है ना, वो काम नहीं होगा, और जो आप मेरे मुंह में शब्द डालना चाह रही हैं वो मैं नहीं करूंगा। सर मैं क्यों शब्द डालूंगी, मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, आप अपना जवाब दे दीजिए। डालना चाह रही हैं, आपने एजेंडा फिक्स किया हुआ है। एजेंडे की क्या बात हो गई? यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो डेटा फिक्स है कि रोहिंग्या कितने घुस गए, कितना क्राइम वहां पर बढ़ गया, क्यों अवैध मजार जो है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है या जंगल के बीच में बनी हुई है, क्यों उसके आसपास अवैध कॉलोनी हो गई? आपको लग रहा है कि सवाल नहीं पूछना चाहिए इस पर? क्राइम बढ़ा है तो कौन जिम्मेदार है? आप ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हैं, आप विपक्ष में, आप नाप तोल के अपना जवाब दीजिए। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 27 लोग मर गए डामटा में, बस गिर गई, आज 5 लोग मर गए घनसाली में, कल मसूरी में लोग मर गए, 4 धाम में लोग 200 से ऊपर लोग उनकी जान चली गई, उसके बारे में आपको फुर्सत नहीं है बात करने की। ठीक है, मेरा सवाल आपसे रोहिंग्याओं को लेकर था, मेरा सवाल अवैध मजारों को लेकर था, मेरा सवाल अवैध कॉलोनीज को लेकर था, मेरा सवाल बढ़ते क्राइम रेट पर था। आप इधर उधर के विषय पर अगर जाना चाहते तो ठीक है, आप मत स्टैंड साफ करिए, आपको नहीं क्लियर बोला, मत स्टैंड साफ करिए, लेकिन घूम फिर के सवाल जो है वो सत्तारूढ़ दल पर आता है। दिलीप रावत, मैं क्यों कुछ बुलवाऊंगी? मैंने तो सवाल पूछा है। बोलूंगा। हाँ तो आप जनता सुन रही है ना, आप जनता सुन रही है ना, आप जो बोल रहे हैं जनता सुन रही है ना, विरोध कर रहे हैं, कौन किसके समर्थन में है, कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन नापतोल की बात कर रहा है, जनता सुन रही है। दिलीप रावत जी बताइए, आप क्योंकि डिबेट खत्म करनी है मुझे, ये बताइए कि अब पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि इसका वेरिफिकेशन हो और ये साफ हो कि कौन अवैध है कौन वैध है, जो अवैध है सख्त कार्रवाई हो उसको लेकर। अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर है, जनता की भी, और जो बात स्वामी आनंद स्वरूप भी अभी कह रहे थे। निश्चित रूप से मैं धस्माना जी को धन्यवाद करता हूं, अगर वो हमारा समर्थन करते हैं कि जो हम छटाई कर रहे हैं वो उसका हमारा समर्थन करें, वो खुल के कहें। देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड में मेरी समझ से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहीं है, कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो नहीं कर रहे हैं अतिक्रमण तो विशेषकर एक विशेष धर्म के लोग कर रहे हैं। तो मैं राजदूत ने कहा कतर के, तो कतर के इसलिए अरे भाई नूपुर ने वो बात कही है। अरे आप धस्माना जी, खैर आपको, आप एंकर हैं जो हमारी बहन, अरे महंत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धस्माना जी को ये बोलो, आप तो उत्तराखंड के पक्षधर ही नहीं थे, आप तो उत्तराखंड ही नहीं चाहते थे, उत्तराखंड में उत्तराखंड आंदोलन को गोली मारने वाले आप थे।
कांग्रेस आप पार्टी उत्तराखंड असल ही नहीं विषय को चाहते छोड़कर थे, हर आप बात तो पे सरकार चर्चा की करना छटाई चाहती के है, हर प्रति बात पे तो वक्तव्य आप हो ही देना नहीं चाहती सकते है। कभी-कभी और उनका यही वजह है कि आप एक बार फिर से जनता की नब्ज पकड़ने में जो है वो सफल नहीं रहे और जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि देवभूमि उत्तराखंड में जो ये बढ़ रही घुसपैठ है, जो इस वक्त चिंता का सबब बनी हुई है, इसके खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए, इसकी मांग हर तरफ से की जा रही है। धर्मगुरु भी यही चाह रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये चिंता है कि अचानक से जो क्राइम रेट बढ़ा है या फिर उनके व्यापार के पैरेलल कुछ दूसरे लोग जो अवैध बसे हैं वो अपना व्यापार खड़ा कर रहे हैं, तो एक तरह से उनके भी अवसर मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रदेश की डेमोग्राफी पर इसका असर पड़ रहा है और इसीलिए मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कदम